हेलो फ्रेंड्स, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2022 की एग्जाम के लिए जो है 21 का यदि बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन के समथिंग जो है प्लांट फिजियोलॉजी से आए थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है 6 या 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन के समथिंग जो है प्लांट फिजियोलॉजी से आते हैं। और मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट के पास ये दिक्कत आती है कि उनमें प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन जो है गलत करके आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मेजोरिटी वाइज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं गलत कर देते हैं, या कम 2-3 क्वेश्चन, तो मतलब कुछ ना कुछ एक तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी में स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करते ही करते हैं। ठीक है, उसके पीछे मेन रीजन ये रहता है कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता या प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अपन ट्राई ये करेंगे कि पूरा प्लांट फिजियोलॉजी स्पेशली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, ठीक है, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनती है, नहीं बनती है। ठीक है, टीसीए साइकिल, उससे सबसे ज्यादा जो टफ पड़ता है स्टूडेंट को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे ऑपरेट होता है और कितनी एटीपी उसमें लिबरेट होती है। हम आपको हर तरीके की 1 to 1 एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एटीपी से रिलेटेड, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पूरा ग्लाइकोलाइसिस डिटेल में। इसके साथ साथ जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम पब्लिश करेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से 1 by 1 करते हुए हम पूरी आपको प्लांट फिजियोलॉजी बता देंगे। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते समय 1 to 1 हर एक पॉइंट हम बताएंगे। तो पहले अपन कुछ पॉइंट्स को एक तरीके से एड्रेस करते हैं, उसके बाद ही जो है अपन आगे बढ़ करके उसका पूरा साइकिल वगैरह समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस तो सबसे पहले तो इसका मतलब हम देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का इन ग्रीक, फर्स्ट पॉइंट, ग्रीक में ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जैसे कि ग्लाइकोस का मीनिंग होता है शुगर, एंड लाइसिस का जो मतलब होगा वो होगा स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहां पर जो आपको ग्लाइकोलाइसिस का मतलब समझ में आया होगा कि ग्रीक जो होता है उसमें मीनिंग होगा ग्लाइकोस मतलब शुगर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, शुगर का तोड़ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो हम इसको जो है ग्लूकोज से ग्लूकेगॉन या ग्लूकेगॉन से ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट मतलब जो ग्रीक में होता है शुगर का टूटना। ठीक है, क्या होगा, शुगर का टूटना। देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट, ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। क्या बनेंगे इसको, ऑल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था, इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस ने इनको डिस्कवर करा था, इसलिए हम जो ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं। तो ये जो बहुत स्टैंडर्ड बात थी जो कि आपको बता दिया। अब कुछ अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो कि जिससे कि आपको क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करने में आसानी रहेगी। चलिए, तो हम सारे पॉइंट्स को 1 to 1 एक तरीके से डिस्कस करते हैं इन रिस्पेक्ट टू ग्लाइकोलाइसिस। आप पूरे वीडियो को प्रॉपर तरीके से सुनिए, समझिए। इसके बाद यदि कोई डाउट हो आपको तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर एक तरीके से मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर तरीके की डाउट क्लियर हो जाए। मैं आपको चाहता हूं कि किसी भी तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी में कहीं से कहीं तक किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस देखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है। ठीक है, जो भी लिविंग है सभी में ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आया, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म की यहां पर कैटेगरी बनाएंगे तो किस तरीके से रहेगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें आपको कहीं से कहीं तक डाउट होना ही नहीं चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर एक तरीके से सेल या फिर टिश्यू यदि वो लिविंग है तो डेफिनेटली उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको पता ही होगा कि लिविंग का स्टेटस। देखिए, अब सिंपल से अपन पहले एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, लिविंग। ठीक है, अपन जनरल देखते हैं लिविंग का स्टेटस क्या होता है, जनरली मेटाबॉलिज्म।
क्या होगा, लिविंग का स्टेटस क्या मानते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म। जितनी भी सेल लिविंग होती है उन सब में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। अब मेटाबॉलिज्म में तो डेफिनेटली उनमें कंपलसरी है कि ये रेस्पिरेशन करेगी, ठीक है, ये मस्ट भी कंपलसरी है कि सेल क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी ही करेगी, ठीक है। तो लिविंग का स्टेटस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में तो डेफिनेटली वो रेस्पिरेशन करेगी, और रेस्पिरेशन यदि हो रहा है तो डेफिनेटली ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को, ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, ठीक है। इस पॉइंट को अपने को एड्रेस करना है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इस पॉइंट पर इसलिए हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, चाहे वो प्रोकैरियोट्स में एरोबिक हो, प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक हो, या फिर एक तरीके से यूकैरियोट्स में एरोबिक है, एनारोबिक है, सब में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देते हैं कि यूकैरियोट्स में एनारोबिक कैसे हो सकते हैं सर। तो डेफिनेटली यूकैरियोट्स में आरबीसी जो होता है बेटा, वो एक तरीके से एन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है, ठीक है। आरबीसी एन एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी। तो आरबीसी में वन एंड द ओनली पाथ जो होगा रेस्पिरेशन के लिए वो कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस का होगा। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्लियर है। तो ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यूकैरियोट्स जो है, ठीक है, ये तो थोड़े एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें किसी भी टाइप के मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। मेजॉरिटी वाइज उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है। मतलब कुछ स्पेशल इसको सेल ऑर्गेनल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो सेल का लिक्विड होता है, फ्लूइड जो होता है, उसी के अंदर ही ऑपरेट हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है, ये आप ध्यान रखना, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। देखो हम जब वर्ड पढ़ाते हैं तो वर्ड पे बहुत ज्यादा केयर रहता है, क्योंकि नीट का या फिर एक तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होती है ना, वो पूरा वर्ड का खेल होता है। जब हम देखो एक सिंपल सी बात रखना कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम एंड थ्योरेटिकल एग्जाम में जो मेन डिफरेंस रहता है, जैसे कि आपको एक तरीके से थ्योरेटिकल एग्जाम आ गई तो उन्होंने बोला कि चलिए ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करिए, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स कुछ भी एक्सप्लेन है। तो एक जनरल कंसर्न ये होता है एक तरीके से कि आप कुछ भी उसके अंदर लिख करके आइए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिलेंगे सही। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ता है, ए बी सी डी, इसमें से कोई एक आंसर करेक्ट हमें चूज करना पड़ता है। और यदि हमने उसके अंदर आंसर को यदि इनकरेक्ट चूज किया तो डेफिनेटली -1 होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए और फास्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें मार्क्स से लेकर के आना है, मार्क्स को जल्दी से जल्दी लेकर के आना है। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि अभी नया रूल आया है 2022 के फॉर्म फिलअप करने में, तो उन्होंने 3 घंटे से ज्यादा टाइम दिया है। 3 घंटे ज्यादा टाइम देने की वजह से अब जो है, यदि हम ये मान के चलें कि पेपर 2021 के लेवल का यदि आता है, तो ये मान के चलिए आप लोग कि 10 से 15 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ बढ़ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि स्टूडेंट को नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करने में जो है टाइम ज्यादा मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो है आप प्रॉपर पेपर अटेंड करें, उसके साथ साथ जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहाँ क्लियर कट लिख रखा है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एरोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ऑक्सीजन है या नहीं है, इससे ग्लाइकोलाइसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑपरेट होता ही होता है। तो फर्स्ट स्टेप होती है कौन सी, रेस्पिरेशन की। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस लीनियर प्रोसेस होती है। किस टाइप की प्रोसेस होती है, लीनियर प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसमें 10 स्टेप्स अपन इन्वॉल्व करते हैं। कितनी स्टेप्स आती है, 10 स्टेप्स होती है। अब यहां पर नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है, इन 10 स्टेप्स में से फर्स्ट, थर्ड एंड 10 स्टेप्स होती है, फर्स्ट नंबर स्टेप, थर्ड नंबर स्टेप एंड 10 नंबर की स्टेप जो होती है वो कैसी होगी, किस टाइप की होगी, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो किस टाइप की, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर एंड 10 नंबर की स्टेप्स जो होती है ग्लाइकोलाइसिस में वो रिवर्सिबल होती है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो थर्ड नंबर की स्टेप होती है, ठीक है। कौन से, थर्ड नंबर की, क्योंकि यहां पर
एलोस्टेरिक एंजाइम एक तरीके से प्रेजेंट होता है। एलोस्टेरिक एंजाइम नेम क्या होगा उस एंजाइम का? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है यहाँ पर? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। वो अभी पूरी प्रोसेस अपन 10 स्टेप्स लिखेंगे तो उसमें आपको और इजीली यहाँ पर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो लीनियर प्रोसेस होती है, 10 स्टेप्स होती है, जिसमें से फर्स्ट, थर्ड एंड 10 नंबर की प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा आता है तो थर्ड स्टेप के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एलोस्टेरिक एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और ये एक तरीके से उसका नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो अभी पूरा डिटेल में समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। ये जब हम एंजाइम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी आपने कुछ पॉइंट यहाँ पर देखे जो कि हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग का स्टेटस क्या है अभी बता दिया। ठीक है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, किसी टाइप की स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स की यहाँ पे कहीं से कहीं तक रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग, मतलब कि ऑर्गेनिज्म एरोबिक है, एनारोबिक है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट से डजंट मैटर, सिर्फ और सिर्फ लिविंग होना कंपलसरी है। नेक्स्ट, लीनियर प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कैसी होती है? लीनियर होती है। कितनी स्टेप्स होती है इसके अंदर? 10 स्टेप्स होती है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 10 स्टेप जो होती है, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और 10 स्टेप जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अब इन तीनों स्टेप में से सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो थर्ड स्टेप के बारे में पूछते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है एंजाइम्स का जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। ठीक है, एलोस्टेरिक एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है जब एंजाइम पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम का नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। इसकी मैं स्पेलिंग आपको क्लियर कट लिख करके दे देता हूं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो ये आपको यहां तक क्लियर हुआ और इसके कुछ जनरल पॉइंट है जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत प्रॉपर तरीके से समझिए। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। कंफ्यूजन के साथ में, डाउट के साथ में एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है, ये हमारे माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन अटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आप आधा अधूरा पढ़ के मत जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को 1 to 1 समझाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस वगैरह सब समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अब ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है तो यहां पर क्या होता है, CO2 नॉट लिबरेट। ठीक है, CO2 जो होती है पूरी प्रोसेस में नॉट लिबरेट, मतलब कहने का यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा? अब्सेंट होगा। मतलब कि एक तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होना। तो हम देखेंगे कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में कहीं से कहीं तक जो है CO2 जनरेट नहीं होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस जो होती है उसमें CO2 जनरेट नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉट लिबरेट, डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है अब्सेंट होता है। ग्लाइकोलाइसिस में किसी भी तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब आपने यहां देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, यहां पर वर्ड हमने यूज किया कौन सा? ऑक्सीडेशन। कौन सा वर्ड यूज किया है? ऑक्सीडेशन। बट यहां पर ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो ही नहीं रही। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हमारा ग्लूकोज है उसका डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन किसी भी टाइप की यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है। प्रेजेंट है, एब्सेंट है, डजंट मैटर, बट ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगी। तो फिर ऑक्सीडेशन कैसे होगा? एक सिंपल सी बात हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि एनारोबिक को तो हटा देते हैं, वो तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन से उनको फर्क नहीं पड़ता। जितने एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना, तो उनमें ये ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब पहले अपन थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको इसको इससे थोड़ा सा अलग ले जाता हूँ। रेस्पिरेशन की स्टेप्स कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेप जो होती है, ये बीच बीच ये चीजें लाने के लिए जरूरी है क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट पूरा इजी या क्लियर हो जाए। रेस्पिरेशन में स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको पता ही होगा लिंक रिएक्शन, यदि वो एरोबिक है तो। थर्ड स्टेप जो होता है TCA साइकिल। और फोर्थ स्टेप जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कि ऑक्सीजन, ये किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक की, एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स। ठीक है, मतलब ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन यदि हो रहा है तो इतनी स्टेप्स होगी, ग्लाइकोलाइसिस तो है से, देन आफ्टर लिंक रिएक्शन होगा, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इस पूरी प्रोसेस में एक्चुअल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे लास्ट में होती है, टिल द एंड। ठीक है, मतलब कि सीधे तौर पर ऑक्सीजन ना तो लिंक रिएक्शन में यूटिलाइज होती है, न ही टीसीए साइकिल में यूटिलाइज होती है, और ग्लाइकोलाइसिस तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो फिर एक तरीके से जो है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो ये एक तरीके से क्या करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रिएट करने का काम करती है। क्या करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रिएट करने का काम करेगी। तो बाकी आपको जो पूरी प्रोसेस हम आपको जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाएंगे उसमें समझा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही। तो क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन बाय, कौन ऑक्सीडेशन करेगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीडेशन बाय NAD+। NAD+ एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का काम कौन करेगा, है ना, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, NAD+। NAD+ जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट का काम करता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। NAD+ जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आपने देखा होगा कि चाहे ग्लाइकोलाइसिस हो, लिंक रिएक्शन हो या फिर एक तरीके से टीसीए साइकिल, हम यहाँ पर सभी स्टेप में भर भर करके खूब सारे जो है NADH2 या फिर एक तरीके से FADH2 बनाते हैं। टीसीए साइकिल में बनते हैं 2 FADH2। तो वो NADH2 FADH2 क्या करते हैं, हर एक पॉइंट पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट जो है क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं एंड प्रोडक्ट। ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट जो होंगे वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्लियर है। इसके साथ साथ यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, ठीक है, NADH2 या NADH+ वगैरह लिखते तो लगभग सिमिलर ही एनर्जी इनसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि NADPH2 नहीं आना चाहिए, P नहीं आना चाहिए, NADH2 आ जाएगा चल जाएगा। प्लस उसके साथ साथ में आ जाएगा 2 ATP, ठीक है, 2 ATP या फिर यहां पर ATP को रिप्लेस कर देते हैं किस वर्ड से, SLP से, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। ये क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सब हम बताएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने हर तरीके का जनरल पॉइंट जो होते हैं वो एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस के रिस्पेक्ट में हमने एड्रेस किए हैं। ये आप देखना जब क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्जैक्ट जो हमने लैंग्वेज बताई उसी लैंग्वेज से पूछ रहे हैं, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो पूरी तरीके से एब्सेंट रहता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से जो है पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एक तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, बल्कि कौन ऑक्सीडाइजेशन करेगा, NAD+ जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और लास्ट में हमने वर्ड लिखा है एंड प्रोडक्ट, क्या होता है एंड प्रोडक्ट, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 या NADH और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP या फिर एक तरीके से 2 मॉलिक्यूल ऑफ SLP, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का एक ये जनरल इंट्रोडक्शन जो है प्लांट रेस्पिरेशन में, या एक तरीके से ग्लाइकोलाइसिस तो जो होता है वो पूरी तरीके से आपको जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। तो सभी पॉइंट आपको क्लियर हुआ होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स की, ठीक है। तो ये वीडियो जो है अब आप देखिए पूरी तरीके से, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ग्लाइकोलाइसिस की जो 10 स्टेप है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।